हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे बॉन्ड्स की, यानी एटम साथ कैसे लगते हैं। तो सवाल है हाउ एटम्स स्टे टुगेदर। सवाल है ये। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे कई लेक्चर लग जाएंगे आज। चलें इस सवाल का ही अब जवाब फाइंड करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम एक चीज जानेंगे कि एटम की जरूरत क्या है या एटम को चाहिए क्या है। तो हम एक एटम बनाते हैं हाइड्रोजन का, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, ये उसका न्यूक्लियस होगा क्लोज। ये है उसका पहला शेल जिसको कहते हैं के शेल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया था। ये कौन सा शेल है? के। उसका सब शेल कौन सा होगा? एस सब शेल। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जी, ये रहा ये। और फिर एक और चीज जानी थी हमने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहेगा हमेशा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहेगा। वो इस न्यूक्लियस से भाग क्यों नहीं सकता? उसकी वजह यह है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जबकि न्यूक्लियस जो कि ग्रीन कलर से है उसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। वो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, यानी ये एक दूसरे को खींचते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो इसके ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता। और आपका ये भी सवाल है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर गिर क्यों नहीं जाता, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं चला जाता सारा, अगर इसको अट्रैक्ट ही कर रहा है वो। तो उसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, एनर्जी फिक्स्ड है। दूसरे अल्फाज में एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, यानी क्वांटिटी में है एनर्जी, उस क्वांटिटी से ज्यादा या कम नहीं हो सकती। इस वजह से वो इस शेल के अंदर ही ट्रैप रह जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल में मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जा सकता है, दूसरे से पहले में आ सकता है, मगर न्यूक्लियस में नहीं गिर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल में रहते हैं। और शेल के जिस हिस्से में वो पाए जाते हैं उनको कहते हैं ऑर्बिटल या फिर सब शेल। याद रखिएगा हमेशा सब शेल के अंदर 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, 5% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जगह शेल के शेल की जो सब शेल के अलावा है उसके अंदर मौजूद हो। एक और जो है फैक्ट ये है कि एटम के अंदर 90% स्पेस इज एम्प्टी। 90% जो एटम की स्पेस है वो एम्प्टी है, सिर्फ 10% में ही सारा एटम है। तो ये तो है कंसेप्ट जो है वो वैसे था बॉन्डिंग के लिहाज से, यानी एटम के स्टे टुगेदर के लिहाज से बात करते हैं तो हम आ जाते हैं के शेल। के शेल को भी छोड़ें यहां तक। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एटम को कंप्लीट होने के लिए अपने लास्ट शेल में 2, 8 या फिर 0 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो देखें इसके ये कौन सा शेल है? के। और के का कौन सा सब शेल है? एस। तो एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सिर्फ 2, जो कि हमने पढ़ा था, यानी के में 2 आ सकते हैं क्योंकि के का एक ही सब शेल है जो कि है एस। तो इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं सिर्फ 2, एक उसके अंदर पहले मौजूद है, यानी वो एक और गेन करे, बाहर से कहीं एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए तो फिर उसके हो जाते हैं 2। दूसरा तरीका ये है लूज करने का कि इसको ही लूज कर दे तो फिर हो जाता है 0। 8 वाला ऑप्शन हाइड्रोजन के पास नहीं, ये एटम है हाइड्रोजन का, एटम है हाइड्रोजन का। 8 वाला ऑप्शन हाइड्रोजन के पास नहीं है। अगर वो ये वाला ऑप्शन चूज करता है और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है
तो फर्ज करें ये आया वो इलेक्ट्रॉन और ये आ गया इसके शेल में यहां पर, और ये भी न्यूक्लियस के घूमना शुरू हो गया। तो होगा क्या कि एटम में प्रोटॉन कितने हैं, 1p, एक प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यानी 2 यूनिट है नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट है पॉजिटिव चार्ज 1pe, और 2 यूनिट है नेगेटिव चार्ज। तो फिर इसको अगर ऐड करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी ओवरऑल इस एटम के ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी ये हमारा एटम नहीं रहा, इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये है आयन, तो इसका नाम ये है आयन। आयन कौन सा है, एनाइन है, नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं, और इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो है हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। और इसको लिखा कैसे जाता है, H माइनस 1 माइनस भी लिख सकते हैं, अगर सिर्फ माइनस आएगा तो फिर भी इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ। तो ये था इसका अपने अपने इसने डुप्लेट कंप्लीट किया जी अपना, इसको कहते हैं डुप्लेट रूल। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले रूल को कहते हैं डुप्लेट रूल। टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल अप्लाई हुआ। दूसरा, तीसरी बात, ये इसके पास कितने ऑप्शन थे, 2। पहला ऑप्शन नंबर 1 ये कि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो उसके पास पहले है ये वो भी लूज कर दे, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का आप लेन देन कर सकते हैं उसको कहते हैं वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। वैलेंसी कितनी है, 1। वैलेंसी अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करे जिस तरह अब किया इसने, तो तब वैलेंसी होगी -1, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करे जो कि नेक्स्ट स्टेप में करेगा ये, तब उसकी वैलेंसी होगी +1। यानी इसकी वैलेंसी +-1 हो सकती है, या +1 हो सकती है, या फिर -1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, हर वो मैं बात बताऊंगा आपको। ये तो था 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कंसेप्ट। अब इसने लास्ट स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करनी है, अब ये स्टेबल हो गया, अब इसको जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका, अगर ये उस तरह करता, फर्ज करें जी ये नया इलेक्ट्रॉन कोई नहीं आया, और जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने छोड़ दिया, लूज कर दिया, चला गया इधर से। कैसे गया वो बाद में बताऊंगा। अब एटम में सिर्फ ये शेल भी खत्म हो गया, क्योंकि शेल तब बनता है जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास हो, तब शेल होता है, यानी ये सिर्फ बच गया न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन गया, उसका शेल भी गया। अब न्यूक्लियस के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, और कितने प्रोटॉन हैं, एक ही प्रोटॉन है, यानी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, और इसको हम कहेंगे कैटायन। ये भी आयन बन गया ना, और इसका नाम होगा हाइड्रोजन आयन। इसको प्रोटॉन भी कहते हैं वैसे, सिर्फ प्रोटॉन, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन जो रह गया। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, H+, ऐसे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये वाला रूल उसने कौन सा अप्लाई किया यहाँ पर, 0 वाला। वैलेंस शेल में 0 इलेक्ट्रॉन कर दिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन में देखें, अब यहाँ पर कौन सी वैलेंसी शो की है, +1 की। +1 यानी पॉजिटिव चार्ज गेन करना, और एक इलेक्ट्रॉन का इसने लूज कर दिया। अगर ये गेन करता तो इसकी वैलेंसी -1 थी। वैलेंसी वो हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन आप लूज करें, गेन करें, अपना ऑक्टेट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट या फिर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 0 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन एटम लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसको कहते हैं वैलेंसी। अगर वैलेंसी है पॉजिटिव तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर वैलेंसी नेगेटिव है तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये था 2 या फिर 0 का कंसेप्ट। अब एक और चीज है कि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ ऐसे एटम होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब हम उन एटम के बारे में बात करेंगे। सवाल हमारा अभी भी यही है, हाउ एटम्स स्टे टुगेदर, ये उसी के जवाब की तफसील होगी।
अच्छा, कौन से एटम इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं? देखें, दो एटम को साइड पे कर दें, हाइड्रोजन और हीलियम, इनके अलावा बात करेंगे। हीलियम के पास पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन है के सब शेल में, वो स्टेबल है पहले से, उसको जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन को जरूरत थी। उसके अलावा अगर बात करें तो हाइड्रोजन हीलियम के बाद आता है लिथियम। तो देखिए लिथियम की अगर बात करते हैं आप, तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। तो इसका न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये रहा न्यूक्लियस। इसके अंदर कितने हैं प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन, यानी P = 3। न्यूट्रॉन कितने हैं? N = 4। और पहला शेल यानी K शेल, इसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, सब शेल है S। और आखिरी यानी इसका लेटेस्ट शेल या फिर वेलेंस शेल या फिर जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लास्ट शेल यानी आखिरी शेल, उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बनता है। अच्छा, अब रूल वही है 2, 8 और 0। तो ये क्या कर सकता है? ये है वेलेंस शेल, आखिरी शेल, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। देखें, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। 8 नहीं बना सकता, क्योंकि 8 बनाना मुश्किल है। ये उससे पहले स्टेबल हो सकता है, एक मजीद लूज करे या फिर एक मजीद गेन करे। तो देखते हैं ये क्या करता है। अगर ये एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो आखिरी वाला है, फर्ज करें इसको इसने कर दिया है लूज, आखिरी वाला शेल गया। अब वेलेंस शेल कौन सा बन गया? ये वाला जो इसके ऊपर मौजूद है। तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वही तो शर्त थी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो उसने एक लूज करके 2 गेन, आखिरी शेल में 2 ले आए ना, यानी ये स्टेबल हो गया। तो इसके ऊपर चार्ज है कौन सा है? 3 इसके अंदर प्रोटॉन है और 2 इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इफेक्ट करेंगे, कैंसिल, यानी 1 प्रोटॉन बच जाता है, जो कि लिथियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज डाल देगा, Li+। ये है लिथियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब लिथियम चूंकि मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करते हैं। मेटल जो है, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, जबकि मेटल और नॉन मेटल के जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं, मेटलॉइड्स उनको कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं, गेन भी करते हैं और लूज भी करते हैं। अब इसकी हम पीरियोडिक टेबल से इसकी समझ लेते हैं फॉर बिट अंडरस्टैंडिंग। अब पीरियोडिक टेबल कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन, इधर आएगा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये है पहले 18 एलिमेंट्स, इनको आप गिन सकते हैं। चलिए आप इनको जरा रोज में डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी कॉलम्स में। ये लास्ट कुछ लेक्चर पहले हमने देखा था, ये 1A है, ये 2A है, ये 3A, 4A, 5A, 6A, ये 7A है और ये 8A है। अच्छा, 1A, 2A और 3A, ये वाले एटम ये मेटल्स हैं, दीज आर मेटल्स, यानी ये धात हैं। फिर दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बस यही कैरेक्टर इनके लिए भी काफी है।
4A वाला ग्रुप जो है वो मेटलाइड का है। पहले 3 ग्रुप मेटल के, 1A, 2A और 3A लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन जी। 4A वाला जो ग्रुप है वो मेटलाइड का है। यानी ये दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जो सी कंडीशन आप देंगे ये इलेक्ट्रॉन लूज भी करेंगे, गेन भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। कई जगह पे कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कई जगह कार्बन गेन भी कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है वो बात की बात है। और आखिरी 3 ये हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये नॉन मेटल है जी, आखिरी 3 ग्रुप, आखिरी नहीं इसको छोड़ के 8A को, 5A, 6A, 7A नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। और ये नेगेटिव आयन बनाएंगे, फिर नेगेटिव आयन बनाते हैं और ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्यूमिनियम, ये पहले 18 में से ये मेटल्स हैं। कार्बन, सिलिकॉन पहले 18 में से मेटलॉइड है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन ये पहले में से यानी पहले 18 एलिमेंट्स में से जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, नेगेटिव आयन करेंगे। और जो लास्ट वाला ग्रुप है ये नोबल गैसेस का, ये कुछ भी नहीं करती। नोबल गैसेस, शरीफ गैसेस, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगी, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगी। उसकी वजह इसकी आखिरी शेल में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में पहले से ही 8 है, इसके में भी 8 है। उसको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की गेन या लूज करने की, पहले से ही वो कंप्लीट है। इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, नो नीड ऑफ मेकिंग बॉन्ड। इसलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस जो कि कोई बॉन्ड नहीं बनाती, किसी भी कंडीशन में बॉन्ड नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है, पहले से ही नोबल है, कंप्लीटेड है, नेचरली कंप्लीटेड है। ये साथ ही हैं, यानी सैम ग्रुप काम करते हैं सिर्फ। तो उनमें से पहले 3 मेटल, दरमियान वाला यानी 4A मेटलॉइड का है, अगले 3 नॉन मेटल के हैं, और उसके अभी जो है वो क्या है, गैसेस का है। तो हमेशा मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को देते हैं, क्योंकि मेटल का काम है लूज करना इलेक्ट्रॉन को। तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हमेशा ऐसे होता है। या फिर ऐसे होता है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ज्यादा नहीं करता, और नॉन मेटल उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेता है जितना उसने लूज किया हो। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है, जैसे हम एक प्रॉपर्टी शेयर की बात करते हैं कि ये क्या होता है। कंडीशन ये है जी, एक इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट ट्रांसफर के लिए हो सकता है कंप्लीट ट्रांसफर, ये जी मेटल है हमारा M और ये है नॉन मेटल। मेटल से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन था, ये कंप्लीटली नॉन मेटल के पास आ गया, कुछ भी हिस्सा इसके पास नहीं है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन 0% आया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया है 100% मेटल से इलेक्ट्रॉन। यहां फिर आ सकता है पार्शियल, थोड़ा सा, जैसे मेटल के पास रहा जी वो 33% और नॉन मेटल के पास आ गया 66%। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहीं उनके दरमियान में रहा और नॉन मेटल के पास ज्यादा हुआ। ऐसे भी हो सकता है, कंप्लीट ट्रांसफर भी हो सकता है, पार्शियल ट्रांसफर भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो और नॉन मेटल और मेटल फिर आपस में जुड़े तो उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और अगर ऐसा और जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आयनिक कंपाउंड। और पार्शियल ट्रांसफर में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनते हैं। उनकी बात हम बाद में करेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, हाउ डू मॉलिक्यूल्स में। तो वो हाउ डू एटम्स स्टे टुगेदर का ही है जवाब है वो भी। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में क्या सीन है। हमेशा ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ये 2 कर सकते हैं, ये 3। उसी तरह 7A वाले एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, 6A वाले 2 एक्सेप्ट कर सकते हैं और 5A वाले 3 एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1A वाले एक लूज कर सकते हैं, 2A वाले 2 लूज कर सकते हैं, 3A वाले 3 लूज कर सकते हैं
5A वाले 3 एक्सेप्ट कर सकते हैं, 6A वाले 2 लूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और 7A वाले 1 एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये मेटलाइट जो है ये 4 दे कैन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन। 4 वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, 4 वो लूज भी कर सकते हैं, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सवाल का ये आज लेक्चर के लिए इतना सही जवाब है। हम अगले लेक्चर में इसी सवाल के जवाब को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।